तो जय हिंद सभी को। जो हमारी स्पेक्ट्रम बुक की सीरीज़ है, आज उसको हम कंटिन्यू करते हुए नया चैप्टर पढ़ेंगे। और जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यानी यूरोपियंस का इंडिया में ट्रेडिंग के पर्पस से आना। तो उसमें अब हम देखेंगे कि हमने देख लिया था कि पोर्चुगीज़ सबसे पहले आई थी, जिसमें पोर्चुगीज़ में वास्को डी गामा ने इंडिया का रूट फाइंड आउट करा था। उसके बाद में डच आए थे, फिर हमें राइवलरी देखने को मिलती है। फिर ब्रिटेन आया था, फिर हमें पोर्चुगीज़ और डच और ब्रिटेन की राइवलरी दिखती है। फिर डेन्स आते हैं, फिर फ्रेंच आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच के बारे में, जो कि 4th नंबर पे आया था। तो ये जो फ्रेंच थी, ये अपने ट्रेड वगैरह के पर्पस से सबसे लास्ट कंट्री थी इंडिया में एंटर करने वाली। और ये अपनी फैक्ट्री वगैरह भी इस्टेब्लिश करते हैं, पर उससे पहले इनके सामने बहुत सारे चैलेंज आते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले ही मोनोपोली बन चुकी थी अपने पोर्चुगीज़ की, फिर डच की, फिर ब्रिटेन की। तो अब हम देखेंगे कि फ्रेंच, जो फ्रांस कंट्री है, वो इंडिया में कैसे आती है, इंडिया में आके वो क्या क्या करती है, क्या वो नई पॉलिसीज़ लाती है। और मोनोपोली के लिए फिर ब्रिटेन और फ्रांस की लड़ाई होती है, उस लड़ाई में क्या निष्कर्ष आता है। आज हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे जो ब्रिटेन है वो इन सारी यूरोपियन पावर को हरा देता है और इंडिया में 200 साल राज करता है। तो उसका क्या कारण है 200 साल राज करने का। तो सबसे पहले फ्रेंच इंडिया, फिर फ्रेंच इंग्लिश के बाद में फ्रेंच इंडिया में आता है और मोनोपोली के लिए वो भी फाइट करता है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वो अपनी इस्टेब्लिश करता है कहाँ पे, 1664 के अंदर। और ये अपनी फर्स्ट फैक्ट्री लगाते हैं सूरत में 1668 के अंदर बाय फ्रांकोइस कैरन के अंडर में। तो ये इंडिया में एंटर तो 1664 में हो गए, पर इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री है वो सूरत में लगती है 1668 के अंदर। और हमने सेम ट्रेंड ये देखा था कि जो ब्रिटेन था उसने भी अपनी फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में लगाई थी आफ्टर पोर्चुगीज़ को हराने के बाद में, अब और अंडर कैप्टन बेस्ट। पर हम ये देखेंगे कि यहाँ फ्रेंच जब अपनी फैक्ट्री लगा रहा है तो उसे मोनोपोली के लिए कोई लड़ाई नहीं करनी पड़ रही, जैसे ब्रिटेन को करनी पड़ी थी। क्योंकि अब ये हब बन गया था बहुत सारी यूरोपियन पावर का। हाँ, मोनोपोली ब्रिटेन के आते ही पोर्चुगीज़ और डच की मोनोपोली कम हो गई थी, पर इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने ट्रेड करना ही बंद कर दिया था। यहाँ उनकी फैक्ट्रियाँ थी, वो ट्रेड भी करते थे। और हमारे को ये भी पता है कि जो गोवा था वो हमारे बहुत हद तक 1960 तक अंडर इनके ही था, पोर्चुगीज़ के। तो हमें ये तो पता चल जाता है कि कम्प्लीटली ब्रिटेन, ये पोर्चुगीज़ वगैरह गए नहीं थे, उनकी फैक्ट्री वगैरह चल रही थी। पर अब ऐसे कोई मोनोपोली इंग्लिश की बन चुकी थी, पर ऐसे कोई फाइट नहीं होती थी कि यार अब फ्रेंच आ गए तो तुम भाई हमारे यहाँ फैक्ट्री स्टैब्लिश नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कोई ऐसी रुकावट नहीं थी बड़ी फैक्ट्री स्टैब्लिश करने में, और 1668 में अपनी पहली फैक्ट्री ये स्टैब्लिश कर भी देता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो ये फ्रेंच है उसने अपनी कई सारी फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश करी, जैसे कि माहे में, पौंडीचेरी में, करिकाल में। तो यहाँ पे अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी, पर इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट थी वो थी पौंडीचेरी की। वैसे सबसे पहली फैक्ट्री तो उसने सूरत में इस्टेब्लिश करी। उसके बाद सेकंड फैक्ट्री अपनी 1669 के अंदर 1668 में तो पहली करी थी, फिर उसके अगले साल 1669 के अंदर मसूलीपट्टनम में करी। और आगे चलकर जो ये पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी ये इनका नर्व सेंटर बना। तो जैसे ब्रिटेन के अंडर में 3 प्रेसिडेंसियाँ बनी, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे। वैसे जो हॉटस्पॉट होता है, मेन पॉइंट होता है किसी देश का अगले देश के अंदर, वैसे ही जो फ्रेंच की हॉटस्पॉट था इंडिया के अंदर वो पौंडीचेरी था। और इसे नर्व सेंटर ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया भी कहते थे। प्लस हम ये देखेंगे कि बाद में चल के इनकी राइवलरी भी हो जाती है फ्रेंच और इंग्लिश की।
और हम यहाँ पे काफ़ी सारी लड़ाइयाँ देखेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ था, तो जो फ्रेंच थी प्लस जो ब्रिटेन, ये दोनों ही इंडिया के पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेयर कर रही थी। जो नवाब ऑफ हैदराबाद उनसे बात कर रही थी, कभी कार्नेटिक वाले एरिया के नवाब से बात कर रही थी, उनके पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर कर रही थी, उनकी लोकल पॉलिसीज़ में इंटरफेयर कर रही थी। ये दोनों दोनों कंट्रियाँ कर रही थी। तो हम देखते हैं कि यार बहुत हद तक जो डच थी वो भी ये सारे काम कर रही थी, इंटरनल पॉलिसीज़ वगैरह को अफेक्ट करना, जिस कारण जो डच थी और फ्रेंच थी उन दोनों के बीच में हल्की फुल्की मतभेद हो जाते हैं, बहुत सारे मतभेद हो जाते हैं। क्योंकि अब कोई भी कंपनी दूसरे देश में ट्रेड करने गई है तो वो सोच रही है कि यार हमारे देश का फ़ायदा होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरे देश का नुकसान हो जब भी हमारा फ़ायदा होगा, तो वो एक दूसरे के टांग काटने में रहते थे। तो ऐसे ही ब्रिटेन नहीं, डच और फ्रेंच में भी ऐसे राइवलरी हो जाती है। और हम देखते हैं कि जो डच है उसके बाद में वो कैप्चर कर लेता है पौंडीचेरी को 1693 में। उसके बाद एक ट्रीटी देखने को मिलती है, जिस ट्रीटी से पौंडीचेरी 1697 में वापस फ्रेंच को मिल जाता है। तो उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ रिस्विक। तो ये आप पढ़ सकते हो, ये ट्रीटी ऑफ रिस्विक का ही है प्रॉपर, आर्टिकुली पैसिक इंटर। अब ये आप यहाँ पे देखोगे तो ये थोड़ा फ्रेंच टाइप में लिखा हुआ है। ये 1697 के अंदर उन्होंने ये ट्रीटी करी थी, और ये डच ने जो वो पौंडीचेरी है वो वापस दे दी थी फ्रेंच को। ये देखो, आर्टिकल्स ऑफ पीस बिटवीन मोहन सीन ऑफ माइटी प्रिंस विलियम द थर्ड किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन द मोस्ट माइटी प्रिंस लुइस 14। और ये हुई थी, ये देखो प्लेस, ये जो प्लेस का नाम है वहाँ का नाम है रिस्विक। तो वहाँ हुई थी, इस कारण इसका नाम है ट्रीटी ऑफ रिस्विक। ये ट्रीटी ऑफ रिस्विक के बारे में है, लंदन में हुई थी मेरे हिसाब से ये। फिर हम देखेंगे कि इसके बाद में जब ये पहली बैटल हुई उसके बाद में ये डच के साथ, तो जो ब्रिटेन था उसकी भी इंटरफेरेंस होने लग गई अपने फ्रेंच के साथ। और उसके बाद हम देखेंगे कि काफ़ी सारी कार्नेटिक वॉर्स होती है, जो हम आपने सुनी होगी, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकंड कार्नेटिक वॉर, थर्ड कार्नेटिक वॉर। तो ये कार्नेटिक वॉर जो हुई थी ये फ्रेंच वर्सेस ब्रिटेन हुई थी। और ये जो आप मैप में अभी एरिया देख रहे हो, ये कोस्ट वाला एरिया होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये ये एक सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये जो एरिया है, ये कोस्ट का एरिया, इस एरिया को कहते हैं कार्नेटिक। तो ये जो एरिया है यहाँ पे हमें वॉर देखने को मिलती है किन दो कंट्रीज़ के बीच में, फ्रेंच वर्सेस ब्रिटेन। ये दोनों ही इन दोनों के बीच में वॉर का कारण तो ये था कि ये दोनों ही इंटरनल पॉलिसीज़, इंडिया की इंटरनल पॉलिसीज़ में इंडिया की इंटरनल जो पॉलिसीज़ थी उनके अंदर ये दोनों ही टांग अड़ा रहे थे, जिस कारण दोनों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। और उन कॉन्फ्लिक्ट का ही रिजल्ट था हमारी 3 कार्नेटिक वॉर्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कार्नेटिक वॉर्स का क्या सीन था। तो जो कार्नेटिक वॉर थी वो 3 वॉर हुई थी। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुई थी 1746 से 1748, ये करीब 2 साल चली थी। फिर सेकंड कार्नेटिक वॉर हुई थी 1749 से 1754, ये 6 साल चली थी। और थर्ड कार्नेटिक वॉर होती है 1756 से 1763, ये 7 साल चली थी। तो ये जो मैंने आपको बताया है कि ये इतने साल चली थी वॉर, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि यार ये जो इस टाइम में ये वॉर इतने टाइम तक चली थी, प्लस उस टाइम में जो भी डेवलपमेंट हुआ होगा उसमें फ्रेंच और ब्रिटेन तो कभी एक साथ नहीं आए होंगे। क्योंकि जब दो कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई चल रही है, और लड़ाई के साथ बहुत सारी चीज़ें और भी चलती रहती है, जैसे लड़ाई तो कार्नेटिक के एरिया में चल रही है, बाकी जगह भी तो इनकी फैक्ट्रीज़ है, इनकी पॉलिसीज़ है, इनका लक्ष्य है कि भाई हमें इंडिया को कॉन्कर करना है, ये सारी चीज़ें। तो हमें ये तो पता चल गया कि जो ये टाइम था वॉर के बीच का, तो इनके बीच में तो अनबन थी कि फ्रेंच और ब्रिटेन तो साथ नहीं थे। तो पहली वॉर तो खाली 2 साल की थी, जिसमें ब्रिटेन प्लस अनवरुद्दीन नवाब ऑफ कार्नेटिक था वर्सेस फ्रेंच हुई थी अंडर डुप्लेक्स के।
तो ये जो वॉर हुई थी, ये वॉर वॉर वैसे तो कहते हैं कि ये एक्सटेंशन है। ये जो ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही थी 1740 में यूरोप के अंदर ही, उसका एक्सटेंशन जो इंडिया में आ गई थी ऑस्ट्रेलियन, ये आप यहाँ पर देख भी सकते हो, एक सेकेंड। हाँ, तो ये ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन जो कहाँ चल रही थी, यूरोप के अंदर, उसका ही ये एक्सटेंशन वर्जन है। और इसे बैटल ऑफ सेंट थॉम भी कहा जाता है, जो कि मद्रास में है, क्योंकि ये बैटल उस एरिया में लड़ी गई थी। तो यहाँ जो फ्रेंच होती है वो जीत जाती है, और हमें बहुत ही तगड़ा लीडर देखने को मिलता है, जो कि है डुप्लेक्स। और जब ये बैटल हो जाती है तो फ्रेंच इसमें जीत जाती है, फ्रेंच की विक्ट्री हो जाती है। और हम देखते हैं ट्रीटी ऑफ एक्सला चापले। इस ट्रीटी का अगर आप नाम से देखोगे तो ही आपको लग रहा होगा कि यार ये ट्रीटी तो हम, ये फ्रेंच नाम है। तो इसका मतलब जो पावर इसमें जीती थी, वो पावर कौन सी थी, फ्रेंच। तो फ्रेंच जीत गई थी। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि सेकेंड कार्नेटिक वॉर होती है, जो कि करीब 6 साल चलती है। तो ये था कि फ्रेंच इंटरफेरेंस इन द पॉलिटिक्स ऑफ कार्नेटिक एंड हैदराबाद, कि जो फ्रांस था वो ये वॉर जीतने के बाद में बहुत आ गया था कि यार भाई हमें कोई हरा नहीं सकता। तो हम तो इस ये जो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसको ब्रिटेन चाहता था कि हम हटाते हैं, कि भाई यार ये ऐसा कैसे, ये हमें हरा गए, हम इतने साल से इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं, हमने इतनी मोनोपोली करी है, हमने इतने इंडिया के राजाओं को हराया है, तो ये कैसे हो सकता है कि यार ये हमारे को हरा दे। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। तो इसमें होता है ब्रिटेन प्लस मोहम्मद अली प्लस नासिर जंग, और फ्रेंच के साथ होता है फ्रेंच प्लस चंद साहिब प्लस मुजफ्फर जंग। और इस वॉर के अंदर जो फ्रेंच होता है वो बुरी तरीके से हार जाता है। फ्रेंच हार जाता है इसमें, लूज कर देता है वॉर। और जो ब्रिटेन होती है वो इस वॉर को जीत जाती है। और उसके बाद ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हमारे को देखने को मिलती है। उसके बाद होती है 7 ईयर्स वॉर। ये 7 ईयर वॉर जो कि अभी मैंने बताया, ये थर्ड कार्नेटिक वॉर कितने साल चलती है, 7 साल। और इसके अंदर जो जनरल होता है वो होता है एक तो ब्रिटेन का आयरी कूट, और फ्रेंच की तरफ से होता है। तो ये जो थर्ड कार्नेटिक वॉर होती है ये 7 ईयर्स वॉर कही जाती है। और ये जो बैटल है ये 7 ईयर्स लंबी चलती है, और ये दोनों लड़ते हैं। और जो ये वॉन्डिवॉर्स का एरिया है, वहाँ जाके ये बैटल ख़त्म होती है। ये आप तीनों बैटल का देख सकते हो। फर्स्ट वॉर का ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन की एक्सटेंशन थी, फ्रेंच जीती इसमें, ट्रीटी ऑफ एक्सला चापले हुई। सेकेंड सक्सेशन डिस्प्यूट्स इन कार्नेटिक एंड हैदराबाद, ब्रिटेन जीती, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई। फिर थर्ड 7 ईयर वॉर इन यूरोप चल रही थी, यहाँ पे भी 7 साल की वॉर होती है। फिर ब्रिटेन जीता और ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई। और ये जो थर्ड कार्नेटिक वॉर थी ये वॉन्डी वॉर्स के अंदर ख़त्म हुई, जहाँ ब्रिटेन ने बहुत बुरी तरीके से फ्रेंच को हराया। और जो जनरल आयरी कूट था उसने बहुत बहुत टोटली फ्रेंच आर्मी को डिसलोकेट कर दिया था। और आखिरी में ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है, और जो फ्रेंच का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था इंडिया में वो हम देखते हैं पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। और जो विक्ट्री ऑफ वॉन्डिवॉर्स लेफ्ट ईस्ट इंडिया कंपनी विथ नो यूरोपियन राइवल इन इंडिया, वो आखिरी वॉर थी उसके बाद फ्रेंच के साथ। उसके बाद में कोई भी जो फ्रेंच थे, फ्रेंच का कोई भी यूरोपियन पावर इंडिया में दबदबा बनाने की कोशिश नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिटेन थी उसकी पकड़ बहुत अच्छी हो गई थी। प्लस मैं आपको एक फैक्ट और बताना चाहता हूँ, ये जो फर्स्ट वॉर हुई थी इसके बाद में इसमें ड्यूप्लेक्स था। ड्यूप्लेक्स ने बहुत बुरी तरीके से इंडियंस क्या, ब्रिटेन को हराया था। तो जो राजा होता है मुजफ्फर जंग, वो क्या, तो डुप्लेक्स को जो अपॉइंट कर देता है वो एज अ गवर्नर ऑफ मुगल टेरिटरी टू द साउथ ऑफ रिवर कृष्णा। जो रिवर कृष्णा उसके जो साउथ का एरिया है ना, वहाँ वो पूरा एरिया का गवर्नर डुप्लेक्स को बना देता है। कौन बना देता है, मुजफ्फर जंग, द सूबेदार ऑफ डेक्कन। जो डेक्कन का जो राजा होता है वो डुप्लेक्स को जो कृष्णा नदी के साउथ का एरिया है वो पूरा दे देता है कि भाई यहाँ तुम अब राज करो। और इसी कारण हमें देखने को मिलता है कि जो फ्रेंच है वो
अपना अच्छा दबदबा बनाने लगती है। तो जो लास्ट में जो बैटल ऑफ वांडीवॉश हुई थी 22 जनवरी 1760, उस बैटल में इन्होंने ब्रिटेन ने फ्रेंच को बहुत बुरी तरीके से हराया था, और उसके बाद में फ्रेंच कभी उठ नहीं पाया इंडिया के अंदर। तो और इसी के साथ हम देखते हैं कि जो फ्रेंच है वो इंडिया को छोड़ के जाना पड़ता है। प्लस हम ये जानेंगे कि क्या फैक्टर्स थे जिसके कारण इंग्लिश जीत गया फ्रेंच से, क्योंकि फ्रेंच भी बहुत मजबूत कंट्री थी और है, क्योंकि उन्होंने आधे अफ्रीका को कंट्रोल कर रखा था। तो हम यहाँ पे पॉइंट देखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंग्लिश की, वो प्राइवेट कंपनी थी, पर जो कि ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो गवर्नमेंट थी। वो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल करती थी, जिस कारण क्या था कि उनके जो डिसीजन मेकिंग पावर थी वो बहुत कम थी, क्योंकि अगर उन्हें कोई भी स्टेप लेना होता था तो उन्हें उनके अपर बॉडी से पूछना होता था, और वो अपर बॉडी फ्रेंच से पूछती थी, जिस कारण जो डिसीजन मेकिंग में है वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, और जिस कारण वो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो एक परफेक्ट डिसीजन नहीं ले पाते थे। और हमने देखा कि इसी कारण वो बहुत बुरी तरीके से हारे, जब तक कि जो डुप्लेक्स था उसने ही नाव संभाल रखी थी, पर डुप्लेक्स को जैसे ही डुप्लेक्स इंडिया छोड़ के गया था, फ्रेंच की नाव इंडिया में डूबने लग गई थी। प्लस हम देखेंगे कि जो इंग्लिश है उनकी नेवी बहुत सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू फ्रेंच नेवी। प्लस जो फ्रेंच है उनके पास एक ही हॉटस्पॉट था, मेन पावर ऑफ सेंटर, वो था पौडीचेरी, जिसे भी डच ने एक बार हरा के ले लिया था 1764 में। तो वो भी ऐसा कुछ था नहीं, पर हाँ पौडीचेरी उनका हॉटस्पॉट था एज कम्पेयर टू इंग्लिश ब्रिटेन। उनके तीन तीन मेजर प्लेसेस थे, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, जिन्हें हम प्रेसिडेंसी कहते हैं। प्लस जो ब्रिटेन था वो उसने कभी अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को नकारा नहीं था, वो उसका काम था ट्रेडिंग का, तो वो पैसे कमा रहा था। पर जो फ्रेंच थी वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में ज़्यादा लग गई थी, तो इसी कारण हम देखते हैं कि फ्रेंच इंडिया में हार जाता है। उसके बाद आफ्टर फ्रेंच देयर इज़ अ एंट्री ऑफ अनदर यूरोपियन पावर, दैट इज़ डेनमार्क, विच इज़ ऑल्सो नोन एज डेंस। तो जो डेंस थे वो इंडिया में आते हैं 1616 के अंदर, और इनका काम कुछ ही नहीं था, ये यहाँ पे मिशनरीज एक्टिविटी करते हैं बस। डेन्स इंडिया के अंदर मिशनरी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में बताते हैं, और कुल मिला के उन्हें क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने का काम होता है इंडिया में, वो करते हैं। डेंस का कोई भी भाई ट्रेडिंग से पर्पस नहीं था। अब हम देखेंगे कि रीज़न फॉर द सक्सेस ऑफ ब्रिटेन। तो जो ब्रिटिश थी वो इंडिया में क्यों जीती, तो पहली चीज़ वो एक प्राइवेट कंपनी थी, तो उसके डिसीजन मेकिंग में ऐसे कोई बड़ी आपत्तियां नहीं थी कि आपको भाई ब्रिटेन से ही परमिशन लेनी पड़ेगी कुछ भी करने की, ऐसा नहीं था। तो पहली चीज़ तो ये थी। दूसरी कि जो नेवल सुपीरियरिटी थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, उन्होंने टेक्नोलॉजी में काफ़ी हद तक डेवलपमेंट कर ली थी, उनके जो वेपन थे, जो कैनन वगैरह थे, वो बहुत अच्छे थे। प्लस वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया था, जिस कारण वो ट्रेन की पटरियाँ लगाने लग गए थे। प्लस वो इंडिया को बहुत हद तक लूट लिए थे, जिसके कारण उनके उनके पास बहुत पैसा आ गया था, और अगर आपके पास पैसा आएगा तो आप न्यू न्यू डेवलपमेंट कर पाओगे। प्लस उनकी मिलिट्री स्किल एंड डिसिप्लिन। तो जो ब्रिटेन के सोल्जर्स थे, तो ब्रिटेन में तो यार बहुत कम आबादी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, बट वहाँ के जो ऑफिसर्स थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे और बहुत डिसिप्लिन वाले थे। तो उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को रिक्रूट करा और उन्हें प्रॉपर डिसिप्लिन में रखा, जिस कारण हम देखते हैं कि प्रॉपर डिसिप्लिन में रखा। प्लस वो प्रॉपर उनके मैनुअल्स थी कि अगर ये सिचुएशन हुई तो आपको यही करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो होती थी, जिस कारण हम देखते हैं कि इन्होंने बहुत आसानी से हराया। प्लस जो ब्रिटेन के अंदर फिर रिवोल्यूशन की वॉर भी वगैरह भी चालू हो गई थी, पर जो ब्रिटेन था वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट थी, तो इस कारण हम देखते हैं कि जो फ्रेंच है वो इंडिया में जीत जाती है, वो जो ब्रिटेन है वो इंडिया में राज कर पाता है और जीत जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और आज का मोटिवेशनल क्वाट है कि यू डोंट हैव टू सी द वोल स्टेयरकेस, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा है। तो इन्होंने कहा है कि आपको कभी भी पूरे स्टेयरकेस को देखने की ज़रूरत नहीं कि यार यहाँ पे इसमें कितनी सीढ़ियाँ है, 100 है, 500 है, 1000 है, नो मैटर। आपको तो बस एक स्टेप देखना है और उसी को चढ़ना है, और धीरे 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 आप
पूरी सीढ़ी को चढ़ जाओगे। इसी तरह हम रोज़ एक एक चैप्टर पढ़ेंगे और हम इस बुक को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।